लास्ट लेक्चर में हमने देखा था परिभाषा प्रकरण रसशाला का चैप्टर 2 परिभाषा प्रकरण। उसके अंदर हमने आवाप, निर्वाप, ढालन, जारण ये सब परिभाषाएं देखी थी। आज हम परिभाषा प्रकरण में जो फर्स्ट चैप्टर में कवर नहीं हो पाया उन चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले अभी हम देखते हैं परिभाषा प्रकरण। ये है रस तरिंगिनी जो आचार्य सोमदत्त द्वारा वर्णित है। उसके आधार पर सबसे पहला जानेंगे हम पंचलवण। पंचलवण में 5 लवण हैं। एक रहेगा सोवर्चल, सेंधव, विड, औद्भिद और सामुदर। चरक के अनुसार तो सोवर्चल मीन्स काला नमक, सेंधव नमक, विड नमक, औद्भिद इसको रेय नमक भी बोलते हैं और सामुदर नमक, इनका समभाग लेकर मिलाने पे पंचलवण बनता है। सेकंड लवण त्रिक में आता है सिंधुज, रुचक एंड पाक्य। सभी लवणों में सेंधव लवण श्रेष्ठ है। यह रस तरिंगिनी में भी बताया गया है। अब जहाँ भी वर्ड आता है पंचगव्य मतलब है कि गाय के गोदूग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र, गोमय। इसका मतलब गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय मूत्र एंड गोमय गोबर, इन सबको मिला के बोलते हैं पंचगव्य। पंचामृत गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, इसके अंदर मधु आएगा और शर्करा, ये 2 चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। इसका प्रयोग किया जाता है अमृतीकरण में। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? अमृतीकरण जो प्रोसेस हमने जानी थी, अमृतीकरण, लोहीकरण। अब नेक्स्ट परिभाषा हम जानेंगे मधुर त्रय। इसको हम मधुर त्रिमधुर भी बोलते हैं। घी, मधु, शर्करा, इन तीनों को मिला के त्रिमधुर। घी, मधु और गुड़, इनको भी मधुर त्रय बोलते हैं। शर्करा की जगह गुड़ आ जाएगा। ये रस रत्न समुच्चय और रस तरिंगिनी में दिया हुआ है और शर्करा दिया है राजनिकटू ग्रंथ में। नेक्स्ट है मित्र पंचक में घी, शहद, गुड़, गुंजा और टंकण, ये 5 चीज़ें मिलकर बनाते हैं मित्र पंचक रस रत्न समुच्चय में। और रस तरिंगिनी के अनुसार घी, मधु, उगलू, गुंजा, गुड़ की जगह गुगलू, गुंजा और टंकण, ये सब मिलके बनते हैं मित्र पंचक। अब है द्रावक गण में रहेगा घी, मधु, गुड़, उगलू, गुंजा और टंकण, जो मित्र पंचक में मिलता जुलता ही है। नेक्स्ट है अपना पंचमर्तिका में स्टिका चूर्ण लिया जाता है और भस्म, वल्मिक, कर्मितिका, गेरिक प्लस लवण, ये सब मिला के बनते हैं पंचमर्तिका। इसका प्रयोग किया जाता है सवर्ण शोधन में, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शुक्ल वर्ग बनता है सुधा, शंख, सूक्ति, वराटिका, कच्छ, प्रष्ट, भस्म, ये सब मिलके बनते हैं शुक्ल वर्ग। नेक्स्ट है ककाराष्टक में कलिंग, कारवेलक, कदली, काकमाची, कुसुम्बिका, कारकोटी, कुष्मांड, करकटी, ये सभी औषधियाँ हैं। इन सब से ककाराष्टक बनता है। और आवाप, निर्वाप, ढालन, भावना, कजली, शोधन, ये हमने पहले भी देख लिया। एक बार इनको संक्षिप्त में देखते हैं कि धातु को पिघलकर उसी में किसी अन्य द्रव्य को डालने को आवाप, प्रतिवाप, आच्छादन कहते हैं। निर्वाप में धातु को अग्नि में तपाकर जल, छाछ या दुग्ध में बुझाने के
को निर्वाप कहते हैं। ढालन, इसमें क्या होता है कि मूसा में धातुओं को पिघलाकर किसी दूसरे द्रव्य को डालने को ढालन कहते हैं। भावना, किसी भी धातु आदि औषधि चूर्ण को जल, क्वाथ या सवरस आदि द्रव्य पदार्थ से पीसकर सूखा लेने को भावला कहते हैं। कजली, पारद को गंधक या किसी धातु के साथ बिना द्रव्य के योग, इसमें मतलब द्रव्य नहीं मिलाया जाएगा, अच्छी तरह मर्दन कर चिकना तथा काजल के समान काला कर दिया जाए तो उसे कजली बोलते हैं। शोधन, किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर मर्दन, चालन, निर्वाप आदि कर्म करने को शोधन कहता है। द्रव्य के दोष निवारण की प्रक्रिया ही शोधन है। नेक्स्ट है मारण। लोह आदि धातु द्रव्यों को वनस्पतियों के सौरस से मर्दन कर अग्नि संयोग द्वारा भस्म करने की क्रिया मारण, मतलब भस्मीकरण मारण कहलाता है। मर्त लोह, धातु की भस्म को तर्जनी एवं अंगुष्ठ के बीच मलने पर भस्म अंगुली की रेखाओं में प्रविष्ट की जाए, ये हम भस्म की परीक्षा में भी जानेंगे। अमर्तीकरण, धातुओं की भस्म करने पर उसमें रहे शेष दोषों को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसको अमर्तीकरण कहते हैं। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। अमर्तीकरण से क्या होता है कि गुण, वर्दी एवं वर्ण में होती है हानि। और रसपिष्टि, रसपिष्टि के बारे में, पारद में गंधक मिलाकर दूध आदि किसी द्रव्य के साथ अच्छी तरह से मर्दन करके पिष्टि के समान बना ले ना, रसपिष्टि या पारद पिष्टि कहता है। मतलब पारद में गंधक मिलाकर दूध आदि किसी द्रव्य के साथ अच्छी तरह से मर्दन करके पिष्टि बनाती है। इसमें अनुपात के आधार पर फर्स्ट है रस पिष्टि, पारद और गंधक 1:1 में रहेगा। पातन पिष्टि, पारद, सवरण और गंधक, इसमें पारद रहेगा 1 प्रपोर्शन में, सवरण रहेगा 1/4 और गंधक रहेगा 1 में। अब है नवनीत पिष्टि। नवनीत पिष्टि में पारद 12 गुना रहेगा एंड गंधक 1 अनुपात में रहेगा। नेक्स्ट परिभाषा में है स्वांगशित। स्वांगशित, गर्म करने के बाद अपने आप ठंडा होने को स्वांगशित कहते हैं। बहिशीत, गर्म करने के बाद बाहरी वातावरण के ठंडा होने को बहिशीत कहते हैं। सत्व पातन, सत्व मीन्स है धातु का सार। सत्व पातन, धातु का सार प्राप्त करने की विधि। किसी भी धातु से खनिज से उत्तम भस्म निर्माण, उस धातु का सत्व या सार निकालने की क्रिया सत्वपातन कहलाती है। अभ्रक सत्वपातन मतलब प्योरेस्ट फॉर्म सत्वपातन। नेक्स्ट है क्षार त्रय। क्षार त्रय में 3 चीजें आती है। त्रय मीन्स 3 आती है। क्षार है यव क्षार, सजी क्षार, टंकण। नेक्स्ट है क्षार पंचक। क्षार पंचक में 5 चीजें आती हैं। यव क्षार, मुष्ट क्षार, सर्ज क्षार, पलाश क्षार, तिल क्षार। नेक्स्ट परिभाषा में हम जानेंगे द्रुति। द्रुति में हम औषध के संयोग और तीव्र दमन करने से लोह या अन्य खनिज पदार्थ द्रवित होकर द्रवावस्था में ही रह जाए तब उस द्रवित पदार्थ को मल्य द्रव्य की द्रुति कहते हैं। द्रुति के 5 लक्षण होते हैं। मतलब द्रवित पदार्थ द्रव्य से आगे नहीं बढ़ रहा है और द्रवावस्था में ही रह जाता है। दमन करने पे या औषध के संयोग से तब उस द्रवित पदार्थ को मल द्रव्य की द्रुति कहते हैं। द्रुति के 5 लक्षण होते हैं। रस रत्न समुच्चय 8/78 में दिया हुआ है इसका श्लोक। इसके बारे में बताया हुआ है कि निर्लेप्तवम द्रुतत्व च तेजसत्वम लघुता तथा असंयोग सुतेन पंचधा द्रुति लक्षणम। इसका मतलब है निर्लेप्तवम मतलब पात्र में न चिपकना। द्रुतत्व मतलब सामान्य ताप पर भी द्रवत ही रहना, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड पोजीशन में रहेगा। तेजस्त्वम चमकते रहना। लघुता मूल धातु से हल्का आना। असंयोग सुतेन पारद से अलग रहना। ये सब लक्षण है द्रुति के। अब हम जानेंगे सुधा वर्ग। सुधा वर्ग क्या होता है? दुग्ध वर्ग के द्रव्य कैल्शियम की प्रचुरता वाले द्रव्यों को क्या बोला जाता है? सुधा वर्ग। जैसे सुधा, खटिका,
गोधंती, सफ़ेद सुरमा, मत्स्यरंग, सुक्ति, शंभूक और शंख, ये सब आते हैं सुधा में वर्ग में, दुग्ध वर्ग में। अब हम जानेंगे जारण के बारे में। जारण के बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी जाना था डायग्राम के साथ। संक्षिप्त में जानते हैं कि पारद में सवर्ण आदि धातुओं को मिलाकर जीर्ण करा देने की क्रिया को जारण कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, ओरोजन कहते हैं। जीर्ण किए हुए द्रव्यों को छानने, पातन करने, गलाने आदि किसी क्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। पर्याय है जारना, चारना, चारण, ये 3 इसके पर्याय हैं। इसमें क्या है कि पातन और गालन नहीं होता है और मात्रा में भी धातु की कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे शोधन। शोधन तो हमने अभी भी जाना था। विभिन्न द्रव्यों के दोषों को दूर करने और सेवन योग्य बनाने के लिए निर्दिष्ट द्रव्यों के साथ संवेदन शोधन करने के लिए ये विधियां काम में ली जाती हैं। स्वेदन, मर्दन, प्रक्षालन, गालन, आवाप, निर्वाप, भावना, भर्जन आदि क्रियाओं की मदद से दोष मुक्त करना शोधन कहलाता है। शोधन का उद्देश्य द्रव्य के दोषों का निवारण करना होता है। मारण, शोधित द्रव्य शोधित हो जाता है। उसके बाद जैसे ताम्र, लोहा, रत्न आदि को निर्दिष्ट द्रव्यों के साथ मर्दन करके पिष्टियां चक्रिका बनाकर निर्दिष्ट पुट जैसे गजपुट, कपोतपुट में रखकर भस्म बनाना मारण कहलाता है। मारण में भस्मीकरण, मारण का उद्देश्य धातुओं के भस्म बनाना। लोहतीकरण, भस्म निर्माण एवं अमर्तीकरण के पश्चात अक्सर भस्म का उत्तम रक्त वर्ण या लोहित वर्ण प्राप्त नहीं हो पाता तो फिर एक क्रिया करके उत्तम लोहित वर्ण में परिवर्तित करना है, लोहतीकरण था। मतलब अमर्तीकरण में क्या होता है, वर्ण चेंज हो जाता है और उसको लोहितीकरण के द्वारा हम वापस उसी फॉर्म में लाते हैं। तो लोह भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म का लोहतीकरण किया जा सकता है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। लोह भस्म, अभ्रक भस्म तथा स्वर्ण माक्षिक भस्म का लोहितीकरण किया। अब हम जानेंगे भस्म परीक्षा। भस्म परीक्षा क्यों जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भस्म शरीर में किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। इसके लिए औषधि रूप में इसे लेने से पहले हम इसकी परीक्षा कर सकते हैं। परीक्षा के विभिन्न तरीके दिए हुए हैं इसमें। सबसे पहला है मर्त लोह सम्यक धातु भस्म। इसके अंदर हम धातु की भस्म को अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुलियों से रगड़ने से यदि वह धातु भस्म अंगुलियों की सूक्ष्म रेखाओं में घुस जाए एवं पहुंचने पर भी उसे सूक्ष्म अंश रेखाओं में रह जाए तब उस भस्म को मर्त लोह की संज्ञा दी जाती है। मतलब रेखाओं में रहने पे उसे मर्त लोह की। सेकंड है अपुनर्भव। किसी धातु भस्म को मित्र पंचक हमने अभी पढ़ा था, गुड़, गुंजा, टंकण, मधु और घृत के साथ मिलाकर दमन करने के उपरांत यदि उस भस्म में कोई परिवर्तन नहीं हो अर्थात वह अपने मूल धातु में परिवर्तित न हो तो उसे अपुनर्भव कहते हैं। यह उत्तम भस्म का एक प्रमुख लक्षण है कि भस्म में ये गुण होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है निरुत्त। निरुत्त मतलब किसी धातु भस्म को रजत के साथ मिलाकर दमन करने के उपरांत यदि उस भस्म का कोई भी अंश रजत में न मिले अर्थात रजन का वजन न बढ़े तो उस धातु को भस्म का निरुत्त भस्म कहते हैं। सभी में ज़्यादातर यही दिया हुआ है कि कुछ परिवर्तन नहीं होता है तो ये उत्तम भस्म का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट है रेखापूरण। किसी धातु भस्म को तर्जनी अंगुली या अंगुष्ठ से उठाकर रगड़ा जाए और वह भस्म अंगुलियों की रेखाओं में भर जाए तो उसे रेखापूर्ण भस्म कहते हैं। यह उत्तम भस्म का भी प्रमुख लक्षण है। एक है वारितर। वारितर मीन्स हल्का, मतलब पानी। धातुओं की भस्म को अंगुष्ठ और तर्जनी से दबाकर जल में डालने पर यदि वह जल में तैरती रहे तो उस भस्म को वारितर भस्म कहते हैं। नेक्स्ट है संधि लेपन। संधि लेपन में मूसा के ढक्कनों को आपस में जोड़ना संधि लेपन कहलाता है। संधि लेप के पर्याय हैं अंधरण, रंध्रन, संशिलष्ट, संधि बंधन। यानी मूसा पिधानयो बंधे बधनम संधि लेपनम, ये इसका श्लोक है। नेक्स्ट भस्म है अवामी भस्म परीक्षा। भस्म का थोड़ा अंश जीभ पर रखने से
मिचली आदि न हो तो उस भस्म को अवामी वमन न करने वाले भस्म कहते हैं। यह परीक्षा सभी भस्मों के लिए करनी जरूरी है। नेक्स्ट है अमल परीक्षा। ताम्र सवर्णमाक्षिक तुर्स से निर्मित भस्मों पर नींबू सवरस या खट्टा द्रव्य डालने से यदि भस्म अपक्व है तो उसका वर्ण तुत के रंग जैसा हो जाएगा, रंग चेंज होगा, तो यह मतलब अपक्व है। तो यह परीक्षा ताम्र सवर्णमाक्षिक आदि तुत भस्मों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है निर्धूम। भस्म के अग्नि पर रखने पर धुआं नहीं निकलता है तो शुद्ध समझना चाहिए, धुआं नहीं निकलना चाहिए अग्नि पर रखने पे किसी भी भस्म को। नेक्स्ट निस्वादु। भस्म में किसी प्रकार का स्वाद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट भस्म परीक्षा निश्चंदर। निश्चंदर अभ्रक सवर्ण रजत एवं माक्षिक मरकरी आदि से निर्मित भस्मों के लिए परीक्षा विशेष रूप से की जाती है। भस्म निश्चंदर होनी चाहिए, मतलब निश्चंदर मतलब चमक रहित, लघुना। भस्म जितनी हल्की होगी, पानी पे तैरती हो, धातु भस्म अग्नि से और मर्दन से हल्की हो जाती है। तो ये है भस्म को जांच करने की, परीक्षा करने की विधियां, जो हम नॉर्मली बिना किसी यंत्र के भी कर सकते हैं। तो भस्म यूज में लेने से पहले इस विधि से हम पता कर सकते हैं कि भस्म शुद्ध है या नहीं है। धन्यवाद। आज हमने परिभाषा प्रकरण जाना है और साथ में ही भस्म परीक्षा के बारे में जाना है।